इंडियन अचीवर्स के हमारे इस 30वें एपिसोड में मेरे और मेरे साथी डॉक्टर विजय गौड़ की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार, प्रणाम। और हमारे आज के दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हम हर बार की तरह आज हमारे साथ हमारे आज के इस कार्यक्रम में शामिल हैं ऐसी दो शख्सियत जो न केवल अपने क्षेत्र में एक अलग पहचान रखती हैं, उन्होंने न केवल एक अलग मुकाम हासिल किया है, बल्कि उन्होंने अपने समाज के थपेड़ों का भी डटकर मुकाबला किया और आज एक सफलता की पीढ़ी को पार करते हुए आज वो अपने एक अलग पहचान बनाए हुए हैं। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम का विषय है पुरुष या नारी कौन भारी। यानी कि इस बदलते समाज में, बदलते वक्त में आज जो तेजी से बदलाव आ रहे हैं, उसमें अब वो जो एक पहले एक दूसरे के लिए ईगो को डिसॉल्व करके एक दूसरे के मान को रखने की बात थी और हर चीज में एक दूसरे का साथ देने की बात थी, आज शायद उसमें कुछ फर्क आ गया है। तो उसी को लेकर आज हमने क्यों ना सोचा कि इस कार्यक्रम को कर कर आज हम ये जानें कि क्या ये वाकई दूरियां पैदा कर रहा है। तो इसी को लेकर आज हमने हमारी एक सिंगल मदर पूजा राय जी को बुलाया है, जो एक एनआरआई हैं और अमेरिका में रहती हैं और उन्होंने दुनिया के थपेड़ों को झेलते हुए एक अपना अलग मुकाम हासिल किया है। और दूसरी तरफ हमारे साथ हैं हमारे रिटायर्ड एयरफोर्स से रिटायर्ड एयर कमांडर DK वशिष्ठ जी, जिन्होंने बहुत जाबाज लड़ाइयां लड़ी और बहुत कुछ झेला और आज वो इस मुद्दे पर अपने विचार रखेंगे और शायद ये मुद्दा एक बहस का भी रूप ले सकता है। तो ज्यादा ना बोलते हुए चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, कहने की बात यह है कि भारतीय समाज में स्त्री और पुरुष के बीच शायद खाइयां बढ़ रही हैं और उसके फलस्वरूप समाज में और हमारे परिवारों में दरारें भी बढ़ रही हैं और परिवार टूट भी रहे हैं। शायद ये एक सच्चाई है और इसी महत्वपूर्ण विषय पर आज देश में एक राष्ट्रीय बहस की भी जरूरत महसूस हो रही है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं इसी को लेकर। और मैं शुरू करूंगा वशिष्ठ साहब से अपना एक सवाल पूछकर कि वशिष्ठ जी, हर पल समाज में सोच भी बदल रही है और वक्त भी बदल रहा है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि भारत में पुरुष और महिला संबंधों को बदलते समय में हमें किस नजर से देखना चाहिए? राजीव जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। सोच बदल रही है, समय बदल रहा है और इसके साथ साथ कुछ बदलाव भी आ रहे हैं जो कि हमारे को समाज में नजर आ रहे हैं, साफ नजर आते हैं। और ये बदलाव पिछले 20-25 साल से बहुत ज्यादा पैल्पेबल हैं। जो हो रहा है इस वक्त, जो जैसा मैं समझ रहा हूँ कि ये जो चेंजेस हैं, ये एक तरीके की इनकोहेरेंस क्रिएट कर रहे हैं सोसाइटी में और शायद सोसाइटी इसको ठीक तरीके से हार्नेस नहीं कर पा रही है, ठीक तरीके से अब्सॉर्ब नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स जो आपने मेंशन की, दरारें पड़ रही हैं, प्रॉब्लम्स हो रही हैं। नई जनरेशन में तो और भी ज़्यादा ऐसा हो रहा है, ये हमें देखने को मिलती है। तो पूजा जी, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि भारतीय समाज में जो एक ट्रेडिशनल रिलेशन था स्त्री का पुरुष के साथ और पुरुष का स्त्री के साथ, उसमें आजकल भारी बदलाव नजर आने लगा है। उनकी मनोदशा में हम परिवर्तन देख रहे हैं। आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है ऐसे परिवर्तन हुए हैं भारतीय समाज में और पर्टिकुलरली नारी समाज में? बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। आई थिंक जहाँ इकोनॉमिकल कंडीशंस आई हैं कि व्हेन वुमेन हैव एक्चुअली स्टेप्ड आउट इंस्टेड ऑफ मेकिंग बीइंग अ होममेकर, जब वो एक गृहस्थ संभालती थी, तो उनका एक रोल बहुत अलग होता था। तो मैं सोचती हूँ हम नेचर के अगेंस्ट तब जाते हैं तो वहाँ पे डिस्ट्रक्शन होती ही होती है। तो नेचर ने आदमी और औरत का एक रोल बनाया हुआ है। तो ये नहीं है कि औरत वो काम नहीं कर सकती करते हैं। इट्स नॉट अबाउट स्ट्रेंथ कि आदमी में कितनी कितनी स्ट्रेंथ है करने की और औरत में कितनी स्ट्रेंथ है। इट्स ऑल अबाउट द कैपेबिलिटी। क्या वो डिलिवरेबल्स दे सकती है या नहीं दे सकती? वो डेफिनेटली दे सकती है। पर हो क्या रहा है, औरत को अपना मेन रोल निभाते हुए इकोनॉमिक डेवलपमेंट में
और एक जिसे कहते हैं ना बीइंग अ अर्निंग मेंबर बन के करना चाहिए, बिकॉज़ जो एक नर्चरिंग एक औरत से आती है फैमिली को या लव्ड वन्स को, वो अनफॉर्चुनेटली मेल फिगर में थोड़ी-सी मिसिंग होती है। अगेन इट्स नेचर, इट्स नेचुरल। So हो क्या रहा है, women have completely started doing very reverse roles in terms of because we they started making money, उनके पास बाहर avenues आ गए हैं, ग्लोबलाइजेशन हो चुकी है, तो उससे औरतों को ये लगता है कि वो जो माइनर वाली चीज़ें हैं वो तो आउटसोर्स हो जाएँगी, पर जो भाव से की जाती हैं, जो एक औरत अपनी फैमिली में या अपनी एसोसिएशन में जो अपनी एनर्जी इंजेक्ट करती है, that is very important. I think she's a nurturer. ये समाज में नारी की जो स्थिति है, वो आप देख रहे हैं कि निरंतर बदल रही है। वो अपने एक नए अंदाज के साथ, वो अंदाज जो है वो बड़ा स्वतंत्र है। वो अंदाज आया है इंटरनेट क्रांति के बाद, या जो आईटी की जो क्रांति हुई है, जिसमें नारी और पुरुष के संबंधों को एकदम नए तरीके से व्याख्यायित अब होने लगा है। तो ये जो स्वतंत्रता है, इसका प्रभाव पुरुष पर पड़ा है, कई मायने में पड़ा है। आप वो जो प्रभाव है उसको रेखांकित करेंगे हमारे लिए? क्या किस तरह का प्रभाव आप देख रहे हैं? आप तो उस समाज में रहते हैं। अ, प्रभाव ये है कि बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा चॉइसेस आ चुकी हैं। इंटरनेट के होने से आप किसी के साथ भी देख सकते हैं, कहीं पे भी बैठे हुए। तो आजकल वो ऑथेंटिसिटी जिसे कहते हैं ना, जो सरलता थी, जो एक अपनापन था, वो जो एक प्योरिटी थी, वो काफ़ी चली गई है क्योंकि लोगों को ये लगता है कि बहुत ऑप्शंस हैं। सो पहले बड़ी लाइफ बड़ी सरल होती थी क्योंकि जिसे कहते हैं हमारा दायरा छोटा होता था, अब दायरा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और जितनी ज़्यादा चॉइस होएगी उतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी और जहाँ कन्फ्यूजन होगी वहाँ फोकस नहीं होगा और जहाँ फोकस नहीं करेंगे वहाँ पे पावर नहीं आएगी। बड़ा ही सिंपल वो है। आप सोसाइटी में औरतों को काफ़ी एम्पावरमेंट मिली गई है। मैं बहुत पर्सनली अ, औरतों को इकोनॉमिकली डेवलप करने में, फाइनेंशियली एनहांस करने में, बढ़ाने में, बढ़ोतरी देने में, उनको समझाने में क्योंकि हम सब में कोई ना कोई हुनर होता है। पर वो हुनर कई बार मजबूरी में कई बार बाहर आता है या कोई हमारा वो हुनर बाहर निकालता है या हम खुद ही अपने ऊपर काम करते हैं। पर यस सोसाइटी में आज की तारीख में औरतें वो सारा काम कर रही हैं, जो पहले सिर्फ़ पुरुष किया करते थे। क्योंकि ग्लोबलाइज़ेशन की वज़ह से दायरा बहुत बढ़ चुका है, चॉइसेस बहुत आ चुकी हैं। औरतों को बहुत एवेन्यूज़ मिल रहे हैं, बट यस आज भी औरतों के लिए बहुत सारी गवर्नमेंट में वो जिसे कहते हैं ज़रूरत है एक तरह से कि हम औरतों को आगे लेके आएँ। क्योंकि हो क्या रहा है कि काफ़ी आजकल जैसे हम देखते हैं टूटे हुए रिश्ते हैं और बच्चों का जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी मदर्स के पास आ जाती है और उनको पता ही नहीं होता कि वो कैसे करें। तो जहाँ तक रही बात पुरुष की, तो पुरुष पहले भी काम करते थे, वो अभी भी काम कर रहे हैं और उनका वो नॉर्मल ही रोल था। पर नहीं औरतों के रोल में बहुत फ़र्क आया है। भैया जी, लेकिन एक बात बताइए कि पहले महिलाएं जो है दबाव में जीती थी, समाज में वो घर तक सीमित थी, और आज की डेट में ये लगता है जो आपने बोला ग्लोबलाइजेशन आ गया है, उस वजह से लगता है कि आज की डेट में पुरुष ज्यादा दबाव में जी रहे हैं और महिलाओं का अत्याचार बढ़ रहा है उनके ऊपर। आप इस बात से किस हद तक सहमत हैं और इसके ऊपर क्या रोशनी डालेंगे एक महिला के रूप में? तो मुझे बहुत कई बार अपने लव्ड वन से डाँट पिटती है कि तुम इतनी वुमेन एम्पावरमेंट में हो, पर तुम औरतों को ही कई बार बहुत ज़्यादा डाँट लगा रही होती हो और उनको कहती हो कि वुमेन कैन बी कहते हैं ना सारे रूप हैं हमारे अंदर, तो वो डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती हैं। आपने राजीव जी बहुत अच्छी बात बोली और बहुत सही टॉपिक किया जो मैं कल से इसको एनहांस करना चाहती हूँ। औरत को एम्पावर करना तो बहुत ज़रूरी है, पर एक औरत का दूसरा विंडिक्टिव और एक नेगेटिव रूप भी होता है, जो कई बार बाहर बेचारी दिखाते हुए बिहाइंड द सीन बहुत जिसे कहते हैं ना
डिस्ट्रक्शन में रह सकता है। इसी वजह से पुरुषों पे अत्याचार बढ़ गए हैं, है ना? पुरुषों पे अत्याचार का कहने का मतलब ये अब औरतों में अक्ल आ चुकी है, उनके पास कलम की पावर है, उनके पास बाहर की पावर है, उनके पास अवेलेबिलिटी बहुत है, उनमें ओपननेस आ चुकी है बहुत ज़्यादा, और थोड़ी-सी शर्म काफ़ी कम हो चुकी है। उससे बहुत फ़र्क पड़ता था। पहले हम शर्म में हमें पता था हमारे साथ बहुत गलत हुआ है। मैं एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल हूँ, कभी मैं अपनी लाइफ़ की ऑटोबायोग्राफ़ी या कोई बाहर पब्लिकली आऊँगी तो बताऊँगी, पर मैं अभी उस बारे में बात नहीं करना चाहूँगी। कहीं ऐसे होते हैं कई बार हम अपनी आँखों की शर्म की वज़ह से कहते हुए कि जी नहीं, मुझे लाइमलाइट नहीं चाहिए। कई लोग अपनी गलती को लाइमलाइट में ऐसे लेके आते हैं जिसमें वो हीरोइन बन जाते हैं, और कई लोग अपनी एक्चुअली टारगेट होते हुए सफर होते हुए भी अपने आप को बिल्कुल पीछे रखते हैं कहते हुए कि नहीं, ये वक्त भी निकल जाएगा, कोई बात नहीं, सब्र करूँ मैं। तो वो सब्र करूँ मैं वाली लड़कियां बहुत कम मात्रा में रह गई हैं। आजकल सबको ये है, मैं क्यों करूँ? मेरे साथ ये क्यों हो? मुझे ये चाहिए, उसकी हिम्मत कैसे हुई? जी, सो सो हर चीज़ चंडी बन के नहीं होती। जी, आई थिंक अगेन मैं वही बोलूँगी, औरत एक नर्चरर है, एक मेकर है। आई से इन इंग्लिश, अ वुमन मेक्स और ब्रेक्स अ होम। राइट। Coming to my तो organization also, a woman can be a very nurturing individual, जिसमें वो लोगों को बांध के रखती हैं, साथ रखती हैं, क्योंकि वो एक इमोशनल एलिमेंट होता है, जो जी, कई जी, बार आदमी नहीं दिखा पाते, पर औरतें बहुत अच्छा एक्सप्रेस कर लेती हैं। हाँ, जो राजीव जी ने बात बोली, औरतें कई बार अपना इमोशनल एंगल नेगेटिवली भी यूज़ करती हैं। मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ। तो दिनेश जी, मेरा आपसे सवाल है। एक्चुअली मैंने पिछला सवाल वो आपसे ही पूछा था, पर बड़ा अच्छा है पूजा जी ने उसका आंसर दे दिया। तो वो एक मेरा प्रश्न आपसे ये है दिनेश जी कि ट्रेडिशनली भारतीय समाज में या हमारे धर्म ग्रंथों में या जो हमें परिवारों में सिखाया जाता था, या वो जो हमारी ट्रेडिशनल विवाह की जो संस्था है उसमें भी पुरुष और स्त्री का जो ईगो है, अहंकार है, वो मतलब वो समाप्त हो जाता था, वो डिसॉल्व हो जाता था, और वो एक एंटिटी के रूप में रहते थे समाज में और अपने बच्चों को पालते थे। पिछले कुछ दशकों से ये नजर आने लगा है कि वो अहंकार जो है वो अब डिसॉल्व नहीं होता है। जैसे पूजा जी ने बताया कि वो उनको लगता है कि उनके पास सारी शक्ति है अब, संविधान की शक्ति है, कानून की शक्ति है, और शिक्षा की तो शक्ति है ही उनके पास। तो क्या ये सब जो शक्तियां हैं, जो शक्ति रूपा हो गई है, वो हमारे यहाँ तो खैर ट्रेडिशनली शक्ति रूपा ही थी, तो वो जो है उससे क्यों टूट रहे हैं फिर भारत के परिवार? हम देखते हैं जब वो शक्ति उसमें है स्थापित, और पूजा जी ने बताया कि वो बड़ा रैशनली, वो बड़े ढंग से उसका यूज भी करती हैं, तो फिर टूटते क्यों हैं परिवार? आपने ही बहुत विजय अच्छा जी, जवाब दिया। आई एम सॉरी, आप बताएं दिनेश जी। विजय जी, जैसे अभी मैं पूजा जी की बात को ही अगर थोड़ा आगे बढ़ाऊं, जी, बहुत रोल्स हैं नारी के, बहुत रोल हैं, आप उसको नेचुरल कह लीजिए, या अगर वो नेगेटिव साइड में जाएं तो कुछ और भी हो सकता है, घर भी तोड़े जा सकते हैं। जी, और एक और बहुत जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो कहीं न कहीं मिस हो जाता है, कि पुरुषों के कर्म क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आए हैं, थोड़ा-सा इशारा पूजा जी ने किया है इसमें। औरतों के कर्म क्षेत्र में बहुत बदलाव आए हैं। एम्पावरमेंट हुई है, ये ग्लोबली है, ये सिर्फ़ हमारे यहाँ या किसी पर्टिकुलर कंट्री विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये जो चेंजेज़ आए हैं, तो इससे एस्पिरेशंस बढ़ी हैं। एस्पिरेशंस जायज़ हैं या नाजायज़ हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। बट एस्पिरेशंस बढ़ी हैं। और वो कहीं न कहीं जब एस्पिरेशंस किसी कॉन्फ्लिक्ट रूप में किसी पुरुष की एस्पिरेशन के साथ जब आ जाती हैं, तो वहाँ दिक्कत पैदा होती है। वो एक-दूसरे को पूरक की तरह नहीं देखते हैं, कहीं न कहीं एक कॉम्पिटिटर की तरह देखना शुरू कर देते हैं। वो चाहे हम काम के किसी क्षेत्र में देखें या ह्यूमन रिलेशंस में देखें। मेरा इसमें मानना इतना है, जो जो जहाँ जो जिस चीज़ को हम हार्नेस नहीं कर पा रहे हैं, वो ये है कि हम उसको एक अकोमोडेट नहीं कर पाते हैं, ना वुमेन उसको अकोमोडेट कर पाती है। ह्यूमन रिलेशंस की कॉस्ट पर हम ये करते हैं, ह्यूमन रिलेशंस के साथ रहते हुए नहीं करते हैं।
हालांकि ये बड़ा मुमकिन है कि ह्यूमन रिलेशंस को बनाए रखते हुए हम अपनी एस्पिरेशंस को भी फॉलो करें। बड़े गर्व की बात है अगर दोनों ही महिला पुरुष दोनों ही अपना अपने क्षेत्र में अच्छा काम करें। लेकिन when we make it at the cost of human relations or the relations between the two or relations between the family members, including maybe the previous generation as well as the new generation which is coming, all the three generations may be together. But when we start doing it and not paying attention to this, and this is not predominantly coming from the man or the woman, it has to be seen in the context. जब हम इसको कहीं ना कहीं हटा देते हैं तब ये प्रॉब्लम आती है जो विजय जी आप कह रहे हैं, परिवार टूट क्यों रहे हैं। यहाँ परिवार टूटना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो एस्पिरेशंस फॉलो करते हुए हम उसको कैसे आगे लेकर के जाएं, यहाँ ये दिक्कत का विषय है। और ये समाज में हर जगह प्रेवलेंट है, हर तबके में ये प्रेवलेंट है, कहीं थोड़ा ज्यादा है कहीं थोड़ा कम है। तो ये एक मेन मुद्दा है जी। तो पूजा जी मैं फिर एक बार आपसे सवाल करना चाहूंगा। आप शायद कानून की भी प्रैक्टिस करती हैं और आप इंडिया भी आती जाती रहती हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप ये मानती हैं कि अगर देखा जाए कि भाई गलती किसी की भी हो, अगर मान लीजिए कोई महिला किसी पुरुष पे आरोप लगा देती है तो पुरुष को उसी पल दोषी मान लिया जाता है, उसका कोई वेरिफिकेशन नहीं होता, कोई पूछताछ नहीं होती, कानून में कोर्ट में केस चल रहा है, उसके बावजूद बेचारा पुरुष तो बिल्कुल दोषी मान लिया जाता है। ये क्या बदलते माहौल की वजह से हुआ है या महिला के सशक्तिकरण की वजह से हुआ है, और जो आपको लगता है कि पुरुष के ऊपर महिला हावी होती जा रही है? तो 2 सवाल आपने मुझसे किए। क्या ऐसा होता है कि औरत कंप्लेन करती है और आदमी की बगैर पूछताछ हुए उसके ऊपर चार्ज लगा दिया जाता है, जो मुझे समझ आई? जी। नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों? I somehow feel it's all a power game. जिसके पास हिम्मत ज़्यादा होती है, पावर ज़्यादा होती है, उसको मैनिपुलेट किया जाता है, उसको डोमिनेट किया जाता है। अगर आदमी होता है तो कई बार उनके किए किराए की वजह से भी औरतें बहुत सफ़र करती हैं। आप माने या ना माने, औरतें डेफिनेटली आदमी जितना शायद कर सकती है, बट देयर इज समथिंग, इट्स अ मेल डोमिनेटिंग वर्ल्ड फॉर श्योर। आई एम पर्सनली गोइंग टू बी सेइंग दिस बिकॉज आई हैव अ पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं एक ब्लेस्ड हाउसवाइफ थी, अब्रॉड रही हुई हूँ। बाय द वे, ना मैं इंडिया पैदा हुई हूँ ना रही हूँ, पर मैं सिर्फ एक हिंदी बात साफ बोलती हूँ और मैं इंडिया को समझती हूँ। और मैं जब भी इंडिया आती हूँ तो मैं देखती हूँ कि दूरियां बढ़ी जा रही हैं। तो मुझे कई बार समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों है कि तब हम बचपन में आते थे, तो हम सबके परिवार इतने रले-मिले-जुले होते थे कि अब मैं 6 महीने बाद आती हूँ या साल, 1.5 साल बाद आती हूँ और मैं कहती हूँ चलो सब मिलते हैं एंड ऑल दैट। लास्ट हम तभी मिले थे तब आप आए थे। किसी के पास वक़्त ही नहीं है। यहाँ पे आता है वैल्यू सिस्टम। वैल्यू सिस्टम, अब औरत हो या आदमी हो, अगर आपका वैल्यू सिस्टम ठीक नहीं है, आप अपनी गृहस्थ जीवन कह लीजिए या कुछ बना ही नहीं सकते। आजकल मुझे पहले डिवोर्स का नाम पता था, डिवोर्स कुछ होता है, पर डिवोर्स एग्ज़ैक्टली क्या होता है, मुझे मेरे 40s में पता चला है। क्योंकि एक्चुअली सीइंग एक-दूसरे के साथ लोग कैसे मैनिपुलेटिवली पहले घर बनाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, लाइफ़ बनाते हैं और उसके बाद ज़रिए ढूँढते हैं कि कैसे जो बनाया गया है उसमें से मैं मैक्सिमम निकाल लूँ या मैं छुपा लूँ या कहीं और भेज दूँ। तो मुझे तो ये विंडिक्टिव चीज़ें समझ ही नहीं आती कि इंसान कर क्या रहा है? यहाँ पे फिर बात आ जाती है सारी बात की सेल्फिशनेस, ईगो। इंसान तब अपने आप को बहुत ही अहम समझने लग जाता है। उसको कहीं न कहीं से ये कार्मिक जर्नी है, हम सबकी कार्मिक जर्नी है। कहीं न कहीं से ऐसी मार पड़ती है कि जिसे कहते हैं हमें सीधा करने के लिए, हम फिर भी सीधे नहीं होते कई बार। आप औरत और आदमी की बात कर रहे हैं, मैंने पर्सनली काफ़ी सफ़र किया हुआ है सिस्टम की वज़ह से, जहाँ हमारे डॉक्यूमेंट्स काफ़ी मेरे पर्सनली काफ़ी फ़ोर्ज हुए हैं, डोमिनेट किए गए हैं। अ, मेरा खुद का पर्सनल इंसिडेंट था, तब मेरे हस्बैंड की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी 15 साल पहले। तो फ्रॉम डीलिंग विद इंडियन बैंक्स टू गोइंग टू एवरी प्लेस, मुझे पता है मेरे मुँह पे लोग कैसे हँसते थे। आई वाज़ जस्ट 30 इयर्स ओल्ड एट दैट टाइम। So it's been tough.
पर वो टफनेस से ये नहीं है कि मैं आदमियों को हेट करने लग गई या मैं औरतों की हर बात को मानने लग गई, नहीं। मेरी बिटिया है जो 25 साल की है, शी इज़ येल ग्रेजुएट, शी इज़ लिव्ड इन डिफरेंट कंट्रीज़। मैंने मेक श्योर किया कि जो मेरे अंदर कमियाँ थी, वो आगे मेरी जनरेशन में ना हो। तो अगर हम औरत और आदमी को साइड पे रखते हुए एक इंसान की तरह सोचे पहले तो, कि हम कर क्या रहे हैं? हमारा जो लाइफ में सारथी है या जीवन में हमारा पार्टनर है, काम वाले हमारे लोग हैं, हमारे बच्चे जिनको हम दुनिया में लेके आते हैं, हमने उनके साथ डील कैसे करना है? क्योंकि हो क्या रहा है, आप जो कह रहे हैं कि जो टॉपिक है कि पुरुष या नारी, बेसिकली किस पे भारी? तो ये बड़ा एक इंडिविजुअल थिंग है, बट येस, आज की तारीख में अगर आप कहें कि सिर्फ़ आदमी भारी रहते हैं, वो समय समाप्त हो चुका है। नहीं, आजकल वो तो पूरा ही समाप्त हो वो चुका तो है। तो दिनेश जी, मेरा आपसे ये प्रश्न है कि भारतीय समाज के संदर्भ में मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि आप तो वहीं रह रहे हैं भारत में। पूजा जी तो अब न्यू जर्सी में है, तो आपको थोड़ा ज़्यादा महसूस होता होगा। ये बताइए कि क्या आप ऐसा मानते हैं कि भारतीय समाज में आज के दिन कानूनी तौर पे, सामाजिक तौर पे जो सब कुछ, हर चीज़ का झुकाव जो है, वो स्त्री की तरफ है और उसके कारण से पुरुष वर्ग पीड़ित महसूस कर रहा है कभी-कभी। आप ऐसा मानते हैं? विजय जी, इसमें थोड़ा सा मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा फेरबदल करके बोलूंगा। एक चीज सच है कि सिस्टम जो है सिंपैथी के तौर पर वुमेन को उस तरीके से देखता है, कंसिडरिंग कि भाई ये वीकर सेक्स है, तो जमाने से सदियों से एक प्रताड़ना रही है। ये एक माइंडसेट है, एक परसेप्शन है। जरूरी नहीं है वो परसेप्शन ठीक हो, परसेप्शन बदली भी है क्योंकि चीजें बदली हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक अंडरलाइन, एक जिसको बोलते हैं एक अंडर करंट कह लीजिए, ये है। और ये कानूनी सिस्टम में भी है, सरप्राइजिंगली ये है, क्योंकि इनिशियल सिंपैथी वो जाती है, हालांकि वो कानूनी प्रक्रिया है तो प्रक्रिया के हिसाब से वो लोग चलेंगे, वो सब ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आफ्टर ऑल दे आर ऑल ह्यूमन बींग्स। तो एक ये सिंपैथी कहीं ना कहीं एक फेयर जेंडर की तरफ चली जाती है, ये है, जरूर है। और दूसरा, समाज के तौर पर अगर मैं इसको देखूं, समाज के तौर पर भी एक स्टार्ट जब आदमी करता है तो एक टोटली अनबायस्ड पर्सपेक्टिव से कोई नहीं सोचता है। इट इज वन पर्सन्स वर्ड अगेंस्ट द अदर पर्सन वर्ड। उसको नहीं पता है, तीसरे आदमी को भी ये नहीं पता है कि सच्चाई क्या है। वो कहीं से शुरू करेगा, बिल्कुल अनबायस्ड तो कोई होता ही नहीं है। तो जहां भी होता है थोड़ा बहुत बायस होता है, वो महिलाओं की तरफ होता है, नेचुरली होता है, गलत भी नहीं है इसमें, वो होता है। जी। तो कहीं ना कहीं, और किसी के पास ना इतना वक्त है, ना समाज के पास इतना वक्त है कि कोई इस चीज को ज्यादा गहराई में जाकर के देखें, सो दैट जस्टिस इज गिवन टू एवरीवन। वो बस है। सो इसमें इसको आप कुछ कर नहीं सकते, बस वो नेचुरल फीलिंग्स उस तरीके से ही चलती है। और इसमें एक और चीज आती है, कहीं ना ये जो चीज है, ये कहीं ना कहीं ओवर प्रोजेक्ट हो जाती है। अगर मान लो मैं एक पुरुष हूं, मेरे साथ कुछ अगर गलत हो रहा है, तो मैं उसको पोर्ट्रे करूंगा तो वो उस तरीके से ली जाएगी जिस तरीके से मैं कह रहा हूं। अगर मैं एक महिला होकर के उसको पोर्ट्रे करूं तो वो कहीं ना कहीं ओवर प्रोजेक्ट हो जाएगी, थोड़ा सा इमोशंस भी आएंगे उसके साथ, दो चार लोग उसके साथ जुड़ेंगे भी, एक दो और महिलाएं आकर के जुड़ेंगी, तो कहीं ना कहीं वो अनफेयरली ओवर प्रोजेक्ट भी हो जाती है। तो यहाँ कहना बड़ा मुश्किल है कि लाइन कहाँ ड्रॉ की जाए। जी दिनेश जी, पहले शादियां अपनी जातियों में की जाती थी, खानदान को देखकर की जाती थी, और आज की डेट में हम काफी सुन रहे हैं कि आज की जो जनरेशन है, और ये भी कहते हैं कि भी जो हमारी जनरेशन थी वो संस्कारों से जुड़ी आखिरी जनरेशन है। अब जो जनरेशन आ रही है वो पूरी तरीके से स्वतंत्र भी है और अपनी एक अलग सोच रखती है। और अभी मेरे को ये सुनने को मिला कि आजकल के बच्चे ये भी कहने लगे कि भाई हम अपनी जाति में शादी करने में इसलिए इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि उसमें रिचुअल्स ज्यादा हैं या उसमें बंदिशें ज्यादा हैं, और अब वो खुलकर दूसरी जातियों में शादियां भी करने लगी हैं। ठीक है। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि इसकी वजह से सारी सोच में बदलाव आ रहा है। क्या आपको लगता है कि अब ये आने वाली जनरेशन पे जो अब पहले जो पालन पोषण था उसमें भी पूरी तरीके से बदलाव आ गया? अब
आने वाली इस जनरेशन को किस नजर से देख रहे हैं, इन सबका इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है? राजीव जी, आप जो कह रहे हो ये बात ठीक है, क्योंकि अभी नाउ जो नई जनरेशन आ रही है वो संस्कारों में या हमारा जो बेसिक कल्चर है कि भी हम ये कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उस पर ना उनको देखने का टाइम है, ना फोकस है। दे आर मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट दे गेट थ्रू वेरियस सोशल प्लेटफॉर्म्स। तो सोच उस तरीके से इन्फ्लुएंस होती है, वो सबके साथ है, इनके साथ। लेकिन जहां आपने बात की संस्कारों की, कि आपकी जनरेशन है वो उसमें उसका उतना विश्वास नहीं है, तो महिला और पुरुष का संबंध या शादी का संबंध, इसको हम हमारे 16 संस्कारों में से एक संस्कार माना जाता था, और इसकी एक अपनी एक साइंटिफिक बैकड्रॉप भी है इसका, क्योंकि हमारे सिस्टम में ना कहीं ये समझाई जाती, ना कहीं पढ़ाई जाती, तो इसका हम जो रेलिवेंस है या इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो नेचुरली खत्म हो गई ही है एक तरीके से। और नई जनरेशन को इसके बारे में कोई, जो आपने कहा बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर हम इसमें देखें, मैं इसकी बहुत डेप्थ में नहीं जाना चाहूंगा वो, क्योंकि विषय लंबा हो जाएगा, क्योंकि जो कुछ रिचुअल्स ऐसे हैं जिसका इम्पैक्ट हमारे को लाइफ में जो फर्दर जो टाइम आ रहा है उस पर हमारा कहीं सबकॉन्शियस माइंड में उसके ऊपर इम्पैक्ट होता है, साइंटिफिकली होता है। तो हम उसको, we can go to the court and get married and say all these rituals are there, we don't have to get married in a particular caste or something like that, doesn't matter, all are human beings, all this can be said. But the point is, basically the bottom line is, are we living together as human beings happily? Okay, अगर ये सिस्टम ऐसा है जो हमें हैप्पीली कोएग्जिस्ट करने में, पीसफुली कोएग्जिस्ट करने में दिक्कत पैदा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको देखने की जरूरत है। अगर ये नहीं कर रहा है तो देयर आर टू ह्यूमन बीइंग्स, दे कुड बी बिलोंगिंग टू एनी कास्ट, एनी सिस्टम, व्हाटएवर इट इज, एज लॉन्ग एज दे हैव द बेसिक वैल्यू सिस्टम व्हिच दे अंडरस्टैंड एज ह्यूमन बीइंग्स, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। लेकिन ये अभी एज ऑफ नाउ ये इम्पैक्ट डालता है, और काफी हद तक डालता है। तो दिनेश जी, एक छोटी सी बात और, आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से परिवार टूट रहे हैं आप, उसका प्रभाव बच्चों पे कितना पड़ रहा है? क्या स्थिति है बच्चों के अपब्रिंगिंग की, और बच्चों के वैल्यू सिस्टम की, और बच्चों की शादी ब्याह की, और उनके परिवार जो नए बसने हैं उनकी क्या स्थिति रहती है? पहली चीज विजय जी, इसमें पहली चीज जो विच टेक्स ए हिट इज द वैल्यू सिस्टम। बिकॉज वैल्यू सिस्टम इज नॉट समथिंग जो आपने स्कूल में पढ़ा दिया, उसने वो फॉलो कर लिया। वैल्यू सिस्टम इज प्रैक्टिकली व्हाट यू आर सीइंग योरसेल्फ इन योर ओन फैमिली प्लस पीपल अराउंड यू, जो इन्फ्लुएंसेस हैं आपके यहाँ, प्रैक्टिकल इन्फ्लुएंसेस जो। तो पहला जो प्रॉब्लम आता है वो आपका वैल्यू सिस्टम में आता है। और जिस एज में नॉर्मली ये होता है, जनरली आई फाइंड इट बिटवीन, लेट्स से आजकल थोड़ा जल्दी होने लगा है, बिटवीन लेट्स से 40 to 50। उससे पहले अभी लेटली आई सी लॉट ऑफ पीपल बिटवीन 30 to 35 इटसेल्फ। जब आदमी 40-45 के आसपास होता है तो चिल्ड्रन आर क्लोज टू टीनेजर्स और समथिंग लाइक दैट, एंड दैट इज वेरी इंप्रेशनेबल एज। तो वो जो है, जो इम्पैक्ट उस वक्त बच्चों पर पड़ता है, बच्चे उसको रियलाइज नहीं करते हैं, बिकॉज दे इन देयर ओन सेंस, देयर ओन, they all have their own natural rebellions which people have at that age. Generally आप एक माहौल के खिलाफ, एक मन एक established system के खिलाफ हमेशा खड़ा होता है। तो टीनेजर्स के साथ वो नेचुरल प्रॉब्लम होती ही होती है, और नेचुरल भी है वो। उसमें जब ये चीज ऐड हो जाती है तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसे वैल्यू सिस्टम को जन्म देता है जो कि वो खुद नहीं समझते वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेटर ऑन दे रियलाइज व्हेन दे गो टू 40-50 प्रोबेबली व्हाट दे डिड दैट टाइम वाज नॉट द राइट इन्फ्लुएंसेस दे हैड दैट टाइम। तो ये बहुत बहुत एक ऐसा इशू है जिसके बारे में सोचना जरूरी है। एंड वी नीड टू हैव अ बैलेंस्ड एनवायरनमेंट वेयर पीसफुली देयर आर जनरेशंस हु एग्जिस्ट पीसफुली, वो सीनियर सिटीजन रहे हो या हमारी अपनी जनरेशन रही हो या नेक्स्ट कमिंग जनरेशन हो। सो दे शुड एक्नॉलेज ईच अदर्स रोल in the system, and in case somebody has to take over from the previous generation, so how smoothly can the transition take place? तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है हमारे समाज के लिए, और उसी हिसाब से वैल्यू सिस्टम भी है, और इन चीजों का असर बच्चों पर पड़ रहा है, जैसे आज कि आपने कहा, बहुत सीरियसली पड़ रहा है। अच्छा, आखिरी सवाल, मेरा आखिरी सवाल पूजा जी और दिनेश जी आप दोनों से है कि हमारा जो हेडिंग था वो भी अपने आप में पूरा हेडिंग है। आप बेबाकी से सिर्फ ये बता दीजिए, पूजा जी पहले आप बता दीजिए कि आपके हिसाब से वाकई में
पुरुष भारी है या आज महिला भारी है? बेबस कौन है ज्यादा? बेबस कौन है? आदमी तो बिल्कुल बेबस नहीं है। अच्छा, आदमी तो बिल्कुल बेबस नहीं है। भारी कौन है फिर ज्यादा? अगेन भारी किस वे में मुझे कई बार समझ नहीं आता। भाई जैसे डोमिनेंस एक दूसरे के ऊपर पहले तो पुरुषों की चलती थी, अब आपको क्या लगता है भारी कौन है? दादागिरी ज्यादा किसकी चलती है? चलो इस भाषा में बता वी दीजिए। कैन नॉट जनरलाइज ऑन दैट, बट औरतें भी भारी हैं, मैं ये जरूर कहूंगी। पहले एक वक्त में आदमी होते थे जो भारी होते थे, उनको डोमिनेट करने की आदत होती थी, कंट्रोलिंग थे। आज की तारीख में वो बात नहीं है। आज की तारीख में औरतें भी काफ़ी डोमिनेटिंग और भारी हो सकती हैं। पर ये नहीं है कि कौन-सा तराजू दोनों में से भारी है, कि आदमी या औरत का, वो मैं नहीं बोल सकती क्योंकि नहीं दैट तो आने आने वाले समय में पुरुष प्रधान से क्या महिला प्रधान हो जाएगा क्या दुनिया? एक्चुअली हम कल ही ये बात कर रहे थे अबाउट वुमेन बीइंग द नेक्स्ट, नॉट फॉर इंडिया, फॉर बीइंग इन अ पावर काइंड ऑफ अ थिंग. So women are not very easily accepted in the power seat as a prime big, like a prime minister or a president kind of a thing. So वो एक टसल तो रहती है. ऐसा नहीं होगा कि women will be overpowered, but yes, now women is getting an opportunity to be considered. There is a ओके, difference. दिनेश जी आपका क्या कहना है? राजीव जी, मेरे विचार से चाहे पुरुष भारी हो या स्त्री भारी हो, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है एज अ सिस्टम, आर दे बोथ इंडिविजुअली आर दे फाइंडिंग देयर ओन रोल्स इन द मैनर दे शुड? वो अपनी अपनी शख्सियत को उस तरीके से ले जा पा रहे हैं सिस्टम के हिसाब से, समाज के हिसाब से जिस तरीके से उनको ले जाना चाहिए? क्योंकि ये बदलता रहेगा सिस्टम में। एम्पावरमेंट जिसको ज़्यादा मिलेगी उसे लगेगा वो भारी है, कभी मेन को लगेगा कि वो भारी हैं। तो अभी के स्टेज में ऐसा कुछ, इसको, ये सवाल जो है मेरे हिसाब से हमें इसको सामाजिक स्तर पर देखना चाहिए। समाज इस तरीके से कैसे ले रहा है कि औरतें अपने आप को कैसे एस्टैब्लिश कर रही हैं, आदमी लोग कैसे एस्टैब्लिश कर रहे हैं, इकट्ठे होकर के वो समाज में क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए ठीक है, तो आज हमें लगता है कि ये विषय जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसके ऊपर डिबेट का वक्त आ गया है और इस डिबेट को आगे भी बढ़ाना चाहिए। और मैं अपने दर्शकों से कहूँगा कि वो भी अपनी राय रखें, हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने बारे में भी बताएं, अपनी सोच भी बताएं, ताकि हमें पता चले कि हाँ भाई अब आगे हमारी जो जनरेशन आ रही है वो क्या रूप लेगी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम में आए। नमस्कार। नमस्कार।